नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल इग्नो नोट्स फॉर यू में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम BHIC 101 की यूनिट 3 देखेंगे। शिकारी संग्रहकर्ता और समाज। शिकारी संग्रहकर्ता समाज, इस वीडियो में हम प्रस्तावना देखेंगे, पुरापाषाण काल अधिवास स्वरूप देखेंगे। अधिवास मतलब रहने का स्वरूप। शिकार और भोजन की तलाश कैसे करते थे। गैर उपयोगितावादी व्यवहार, जो उपयोगी चीजें नहीं हैं जैसे सौंदर्य और ये अच्छे उपकरण बनाना, उनके बारे में देखेंगे। पूरा पाषाण कालीन कला और प्रथाएं देखेंगे। मध्य पाषाण काल देखेंगे। पाषाण कला के स्थल देखेंगे। भीमबेटका का विशेष अध्ययन करेंगे, उसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। उत्खनन देखेंगे। पाषाण चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। इन चित्रों का निर्माण क्यों किया गया, कैसे किया गया, वो सब देखेंगे। भीमबेटका पाषाण कला समूह का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, वो सब देखेंगे। प्रस्तावना। मनुष्य उपकरण बनाने के कारण अन्य पशुओं से श्रेष्ठ है। मनुष्य पत्थर, लकड़ी, हड्डियों, सींग आदि से बने औजारों से शिकार से भरण पोषण करता है। घर बनाना है, आग का प्रयोग करना है, कपड़े पहनना है, अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए प्रतीकों एवं चिन्हों के साथ साथ भाषा का भी आविष्कार करता है, लेकिन लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। इस अवधि को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कृषि और धातु की खोज से पहले मानव विकास की लंबी अवधि को पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल कहते हैं। दोनों शिकारी और भोजन संग्रहण की संस्कृतियां थी इस काल में। पुरापाषाण काल की जीवन शैली और अधिवास स्वरूप, उनके रहने का स्वरूप कैसा था और जीवन शैली कैसे थी। लोग पानी के स्रोतों, पहाड़ों और खाद्य पदार्थ वाले इलाकों में रहते थे। छोटे छोटे शिकारी एवं संग्रह करने वाले समुदाय को जीविकोपार्जन के लिए पशुओं एवं पौधों पर निर्भर होना। पत्थरों के बने औजारों को काटने के लिए छोटे छोटे टुकड़े करने, खुरचने, छेद करने, पतले टुकड़े करने और छीलने के काम लेते थे। इनका प्रयोग वनस्पति, गैर वनस्पति पदार्थ, लकड़ी और बांस पर करते थे। पुरापाषाण काल के लोग मध्य प्रदेश की भीमबेटका में, संगाव की गुफाओं में जो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में है, या फिर आंध्र प्रदेश की कर्नूल के शैलाश्रयों में रहते थे। ये मुख्य स्थल हैं। खुले में शाखाओं के बने आश्रयों में घास पत्तों में बेंच से बने निर्मित अस्थायी घरों में रहते थे, जिनका सबूत पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, क्योंकि पत्तों के बने घर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते और ये तो बात हजारों वर्ष पहले की हो जाती है। हालांकि पत्थरों से निर्मित औजारों के साक्ष्य बस्तियों की पुष्टि करते हैं। उनसे हमें पता लगता है कि यहाँ बसावट थी। पुरापाषाण काल की जीवन शैली और अधिवास स्वरूप। प्राचीन समाजों का संगठन 100 से कम लोगों का एक छोटा दल होता था। शिकार और भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर लगातार घूमने के कारण समूह छोटा होता रहता था, क्योंकि बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में बाधा उत्पन्न करते थे। पुरापाषाण कालीन शिकारी और संग्रह करने वाले लोग एक सीमा से अधिक भोजन जमा नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास भोजन सुरक्षित रखने के लिए कोई तकनीक नहीं थी। आज की तरह उनके पास फ्रिज नहीं था। उनकी भौतिक लालसाएं, उनकी ज़रूरतें बहुत सीमित थी। पर्याप्त भोजन का इंतजाम होने के बाद उनके पास सोने के लिए, खेलने, बात करने, चित्रकारी और आराम करने के लिए बहुत समय होता था। शिकार और भोजन की तलाश। संपूर्ण पुरापाषाण युग साधारण आर्थिक संगठन द्वारा संचालित था, जिसमें जंगली पौधों का संग्रहण और जंगली जानवरों का शिकार शामिल था। पुरापाषाण युग में लोगों को व्यापक पैमाने पर मांसाहारी और शाकाहारी भोजन पिछली सदी के मध्य से स्तनधारियों के जीवाश्म भारी मात्रा में प्राप्त किए गए हैं। स्तनधारियों के जीवाश्म मिले हैं। कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और अन्य नदियों से प्राप्त पाषाण औजारों के साथ मिले हैं। मनुष्य ने जंगली पशुओं, हिरण और अन्य स्तनधारी पशुओं का उपयोग भोजन के लिए किया है। अस्थियों पर बने निशान सूचक हैं कि उनका प्रयोग भोजन के लिए किया जाता था। ईसमपुर जैसे स्थलों से कछुए के खोल के टुकड़े मिले हैं। गैर उपयोगितावादी व्यवहार, जो चीज़ें ज़्यादा उपयोगी नहीं होती फिर भी उनका उपयोग या यूज करते हैं या जो बनाते थे, उसके बारे में। कुछ हस्तकुलाड़ियाँ मिलती हैं। नुकीले, डिम्ब और गर्भनाल आकार के बेहद महीन और पतले नमूने आकार और सौंदर्य शास्त्रीय रूप में मन भावन औजार मिले हैं। मध्य प्रदेश की भीमबेटका, डर की चट्टान और अन्य गुफाओं से प्राप्त पत्थरों पर प्यालीनुमा गड्ढे कलात्मक रचना है, यानी उन कलात्मक रचना है उस समय की। शरीर सज्जा के भी कुछ प्रमाण मिले हैं शरीर को सजाने के लिए। बेचबल और हुग्गी हुग्गी गाठी में कुछ लाल या गेरुए रंग के टुकड़े मिले हैं, जिसे शरीर को रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पुरापाषाण कालीन पाषाण कला और प्रथाएं। कौन सी पाषाण कलाएं थी और प्रथाएं थी। प्रागैतिहासिक कला। पत्थरों या अस्थियों पर उकेरे जाते थे, या तो पत्थरों पर उकेरते थे या अस्थियों पर उकेरते थे। कहीं कहीं मिट्टी, कोयला, शिवदांत और सींगों का भी प्रयोग किया जाता था। मिट्टी का भी और कोयले का भी उपयोग करते थे, शिवदांत का भी उपयोग करते थे। घरेलू कला या घुमंतु कला गतिशील वस्तुओं पर निर्मित होती थी। जो वस्तुएं गति करती हैं उनके ऊपर जो कला होती थी। गुफा काल या आर्ट पोराइटल, गुफाओं और चट्टानी आश्रयों, छतों और दीवारों पर निर्मित कला। जो अपनी गुफा या चट्टान होती थी उसकी दीवारों पर जो कलात्मक आकृतियां बनाते थे।
नक्काशी और चित्रकारी के अलावा मिट्टी और अस्थियों के राख के मिश्रण से निर्मित अनेक कला नमूने प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरापाषाण काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के मनके और नक्काशी के टुकड़ों के रूप में वहनीय कला पोर्टेबल आर्ट प्राप्त हुई है। पटनी से प्राप्त अवशेष के टुकड़ों पर मानवों द्वारा बहुत पहले ही आड़ी तिरछी नक्काशी की गई है। ये देख सकते हो आप, आड़ी और तिरछी नक्काशी की गई है यहाँ पर। भीमबेटका की गुफाओं और शैलाश्रयों के उच्च पुरापाषाण काल के चित्रों में हरे और लाल रंग के समानांतर प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े जानवरों जैसे गेंडा, जंगली गवल, जंगली भैंस, जंगली सुअर और डंडीनुमा मानव आकृतियां मिली हैं। ये आप देख सकते हो शुतुरमुर्ग के अंडे के मनके हैं। और ये जो नक्काशी और चित्रकारी की गई है पत्थरों पर। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी के लोहंड नाला में प्राप्त क्षतिग्रस्त कुछ पुरापाषाण काल के नक्काशी किए गए हड्डी के वस्तु, जिसे कुछ लोगों ने मातृ देवी माना है जबकि कुछ लोगों ने उसको बर्छी या भाला माना है। करनूल की एक गुफा से प्राप्त जानवरों के दांत मिले हैं जिसमें खांचे हैं। यह संकेत देते हैं कि उनको एक धागे में जोड़ा गया होगा और उनको आभूषण के रूप में इस्तेमाल किया गया। भीमबेटका से चकमक चक्कर और मेहर मेहर जो प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में से मुलायम बालू पत्थर के चक्कर मिले हैं। ऑडिटोरियम गुफा प्याली नुमा गड्ढे भीमबेटका से मिले हैं। भीमबेटका में गुफा 3F23 से ऑडिटोरियम गुफा होने का प्रमाण मिलता है। निम्न और मध्य पाषाण काल के बीच की अवधि से संबंधित 25 मीटर लंबी एक सुरंग है जो एक हॉल या सभागार की तरफ जाती है जहाँ 3 प्रवेश द्वार हैं। मध्य प्रदेश के बागौर वंश से 9000 से 8000 BC तक का पवित्र स्थल माना गया है। लगभग 85 सेंटीमीटर व्यास वाले बलुआ पत्थर के टुकड़ों से बना एक गोल मंच है जिस पर एक प्राकृतिक चट्टान का टुकड़ा रखा हुआ है। हल्के पीले रंग से लेकर लाल एवं गहरे लाल रंग से लेप की त्रिकोणीय परत मिली है। मंच के आसपास पत्थर के 9 टुकड़े मिले जिनको जोड़ने से 15 सेंटीमीटर ऊंचा 6.5 सेंटीमीटर चौड़ा त्रिकोण की रचना हो जाती है। इस टाइप से एक त्रिकोण बन जाता है। मध्य पाषाण काल। भारतीय मध्य पाषाण काल अपनी पाषाण कला के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। मध्य पाषाणिक अर्थव्यवस्था पुरापाषाण काल जैसी शिकारी और खानाबदोश जीवन यापन वाली थी। जनसंख्या बढ़ी, लोग नए पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में जाके बसने लगे। घरेलू फर्शों, मानव कब्र, रिंगस्टोन और मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं जिन गुफाओं में हमारे पूर्वजों ने आश्रय लगाया। कला के हस्ताक्षर मिले हैं, इसे पाषाण कला या पुरातन कला कहा जाता है। इसमें शैलचित्र, पेट्रोग्राफ और नक्काशी प्याली पेट्रोग्लिफ के रूप में देखा जाता है। आधुनिक मानव प्रजाति होमोसेपियंस के उद्भव के साथ ही लगभग 1.5 लाख वर्ष पहले मानव के मस्तिष्क का तेजी से मनोजैविक विकास हुआ। पाषाण कला के स्थल। पाषाण कला वैध रूप से पूरे भारत में है लेकिन अधिकतर स्थल मध्य भारत में है जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियां इस तरीके से खंडित हैं और बिखरे हैं जिससे प्राकृतिक रूप से बड़े बड़े पहाड़ों में शैलाश्रय गुफा मिलते हैं। ये शैलाश्रय हैं यानी पहाड़ों के ही आश्रय हैं, इसी के बीच में लोग रहते थे। विंध्य में भीमबेटका शैलाश्रय और सतपुड़ा में आदमगढ़ एवं पंचवटी महत्वपूर्ण पाषाण कला स्थल है क्योंकि उच्च पुरापाषाण काल से होते हुए मध्य पाषाण काल, नवपाषाण, ताम्र युग और प्राचीन ऐतिहासिक काल तक यहाँ लोग रहते थे। इसके अलावा थोड़े मशहूर क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़ की दरकी चट्टान और झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमड्डा सत्रह क्षेत्र हैं। स्थल विशेष अध्ययन। भीमबेटका नामकरण भीम के बैठने की जगह भीमबेक। धारणा के अनुसार पांडव इन गुफाओं में ठहरे थे। यह स्थल नजदीक से एक विशाल किला या गढ़नुमा पर्वत खंडों की तरह दिखाई देता है। आप देख सकते हो ये एक पर्वत है जो गढ़नुमा है यानी किले की तरह दिखता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बियनपुर के आदिवासी गांव के नजदीक एक बड़ा चट्टानी पर्वत है। लगभग 800 प्रागैतिहासिक शैलकृत आश्रयों गुफाओं का परिसर है। कुछ आश्रयों में पत्थर के औजार, बर्तन, तांबा और लोहे के उपकरण, पत्थर के मनके और मनुष्य की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। अभ्रक और बालू पत्थर की पहाड़ियां हैं। कम से कम 30 प्रकार के ऐसे पौधे जिनका इस्तेमाल कंदमूल, जड़ों और फलों के रूप में कर सकते थे। उसमें हिरण, जंगली सुअर, नीलगाय, चीता, भेड़िया, खरगोश, लोमड़ी जैसे जानवर हैं जिनका शिकार करके जीवन यापन किया जा सकता था। नदियों में प्रचुर मात्रा में मछलियां मिलती हैं। प्रागैतिहासिक काल में भी वनस्पति और जीवों की प्रचुरता में भी होगी। अधिकतर औजार पीले अभ्रक पत्थर से जबकि कुछ औजार काले स्लेटी अभ्रक पत्थर से निर्मित हैं। शिकारी और खानाबदोश वर्षा के मौसम में भीमबेटका पहाड़ियों के निकट शैलाश्रयों में और जाड़े के मौसम में पास में ही एक छोटी घाटी में है। उत्खनन। अभी हम उत्खनन के बारे में देखेंगे। मध्य पाषाणकालीन निवास पत्थरों की दीवारों और चट्टानों के बने होते थे। पूर्व मध्य पाषाणकालीन औजार अभ्रक पत्थर से निर्मित थे।
मध्यपाषाण कालीन औजार पूर्णतः क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका से निर्मित हैं। कोयले से 2000 से 8000 बीपी की अनेक तिथियां प्राप्त हुई हैं। F23 आश्रय से चूल्हे की राख, साख निर्मित मर्दमांड के टुकड़े, सूक्ष्म औजार एवं पत्थर के उपकरण मिले हैं। आश्रयों में मध्यपाषाण काल के शिकारी संग्रहण और व्यवस्थित किसानों के आपसी संपर्क के प्रमाण मिले हैं। इन प्रमाणों में तांबे के उपकरण, चित्रित बर्तन, पत्थर, सेलखटी, प्रकाशित मिट्टी, पक्की मिट्टी, अकीक पत्थर और इंद्रगोप के मनके, शंख की चूड़ियाँ, चीनी मिट्टी और शीशा आदि प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका का पाषाण चित्रकला आश्रय नंबर 3 में इस टाइप का चित्र मिला है। इसमें देख सकते हो आप, जंगली पशु का चित्र है, बड़े पशु का चित्र बनाया गया है। से आश्रय 15 में सींग वाला सुअर, इसमें आप देख सकते हो यहाँ ये सींग वाला सुअर बना हुआ है, ध्यान से देखना इस चित्र को। सेल आश्रय 9 में यह हाथी का चित्र बना हुआ है। मध्यपाषाण कालीन चित्रकला में ये चित्र बने हैं, हाथी के ऊपर आदमी जा रहा है शिकार करने के लिए, और यहाँ भी कुछ शिकारी टाइप के आदमी भाला अच्छा पकड़े हुए और बर्छी सब पकड़े हुए दिखाया गया है। भीमबेटका पाषाण चित्रकला। भीमबेटका में 642 शिलाश्रयों में 400 में चित्र, नक्काशी, उत्कीर्ण और चित्रकारी प्राप्त हुई है। लगभग 6214 शिल कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। 2003 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर शामिल कर लिया गया है। ये चित्र लाल, सफेद, पीले और काले रंगों से निर्मित हैं। पशुओं के चित्र जिनमें बैल, गौर, भैंस, नील, बारहसिंगा, सांबर, चित्तल, डॉग हिरण, होम हिरण, बार्किंग हिरण, हाथी, गेंडे, बाघ, चीता, लकड़बग्गा, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, शाही, बंदर और चूहे शामिल हैं। शिकार के कुछ चित्रों में भाला, डंडे, तीर और धनुष, विभिन्न प्रकार के जाल, मछली फंसाने वाले जाल, कंदमूल खोदते हुए और मधु निकालते हुए जाल जैसे औजार एवं उपकरण का मिलते हैं। भीमबेटका पाषाण चित्रकला, इसमें सींग, पाइप, ड्रम, डिडोरा पीटने वाला ड्रम के संगीत वाद्य यंत्रों का चित्रण मिलता है। हम हाथ के चिन्हों, अंगूठों के निशान, हाथ और उंगलियों के निशान को भी देख सकते हैं। प्राचीनतम सतह अधिकांशतः जंगली पशुओं के चित्रों को दर्शाती है, जो या तो लाल या हरा और सफेद रंग में दर्शाए गए हैं। संभवतः चारकोल और मैग्नीज से काले रंग को बनाया जाता था। छोटे छोटे जानवर थैले, टोकरी में रखकर या कंधे या पीठ पर टांग कर जाते थे। नृत्य, छतरीनुमा केस, सज्जा के साथ घुड़सवारी करते योद्धा, मधु संग्रह, मछली पकड़ने और जंगली सूरों के शिकार के चित्र मिलते हैं। चित्रों का निर्माण क्यों किया गया, कैसे किया गया? इन चित्रों का इस्तेमाल गुफाओं को सजाने के लिए किया और मनोरंजन के लिए किया जाता था। रेखा चित्रों का निर्माण एक के ऊपर एक कई स्तरों में होता गया है। उनके रंग और शैली से उनको अलग कर सकते हैं। इनका प्रयोग मुसीबतों में राहत और अलौकिक शक्तियों के प्रति आस्था के लिए भी किया जाता था। लाल, हरा और सफ़ेद रंगों का इस्तेमाल मृत व्यक्तियों को सजाने में किया जाता था। कुछ चित्रों को बनाने में अंगुलियों, कुछ को पंखों यानी पक्षियों के पंख, लकड़ी और मोर के पंखों, शाही के कांटों का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ चित्र एकदम सीधी रेखा में हैं और कुछ बारीकी से भी निर्मित चित्र हैं। भीमबेटका का महत्व है। भीमबेटका का क्या महत्व है? भीमबेटका प्रागैतिहासिक, तकनीक, आर्थिक, जीव विज्ञान और कला के मामले में महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। 800 से अधिक शैलाश्रय गुफाओं के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा समूह है। यहाँ से विश्व की सबसे सुंदर, समृद्ध प्रागैतिहासिक कला के उदाहरण मिलते हैं। चित्रों को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक चित्रों में जंगली जानवरों, शिकार, मछली पकड़ने के दृश्य हैं। ऐतिहासिक चित्रकला में सजे हुए हाथी, घोड़ों के जुलूस, तलवारों, ढालों, भाला, धनुष और तीर के दृश्य हैं। भीमबेटका पाषाण कला समूह का वर्गीकरण। चित्रकला में विभिन्न रंगों का इस्तेमाल होता था। रंगों का प्राकृतिक रूप से पीसकर बनाया जाता था। लाल रंग को आयरन ऑक्साइड यानी गेरू से, सफ़ेद को चूना पत्थर से और हरे रंग को हरे चकमक पत्थर से बनाया जाता था। कुछ चित्र एक चित्र और कुछ अनेक रंगों में, जिन्हें पॉलीक्रोम चित्र कहते हैं, बनाए गए हैं। पुरुषों को शिकार करते हुए और महिलाओं को भोजन और संग्रह करते हुए दिखाया गया है। पाषाण कला समूह के 9 चरण। प्रागैतिहासिक काल में चरण 1, वृत्ताकार जानवर यानी बड़े जानवर, हाथी, भैंस, बड़ी बिल्ली, जंगली मवेशी, सीमांकित या आंशिक रूप से ज्यामितीय और भूलभुलैया पैटर्न से भरा। कोई मानव नहीं है, इनमें कोई मानव का चित्र नहीं है, जानवरों के चित्र हैं। चरण 2, जानवरों और मानवों की छोटी कलाकृतियाँ, प्रकृति और जीवन से भरपूर। अधिकांश समूह में शिकारी, हिरण प्रधान, ऐसा आकृति वाले अनुषंगों में लाल, सफ़ेद और
चमकीला हरा रंग, नृत्य करते हुए मानव, इस टाइप के चित्र मिलते हैं। चरण थर्ड में ऊर्ध्वाधर धारियों और मनुष्यों के साथ बड़े आकार के हैं। चरण फोर सुनियोजित एवं सरल आकृतियां मिलती हैं। चरण फाइव लंबे सींग वाले जानवरों को मधुकोष आड़ी तिरछी गोलाकार चौकोर पैटर्न में शरीर की बसावट के साथ पतली रेखाओं में खींचा गया है। संक्रमणकालीन कृषि जीवन की शुरुआत। चरण छः पहले से बिल्कुल भिन्न पारंपरिक और योजनाबद्ध कठोर पैरों के साथ एक आयत के में जानवरों का शरीर गोजातीय पर कुब्बड़, कभी कभार ऊपर सींग की बनावट, बैलगाड़ी एवं रथ के साथ जूते बैल। ऐतिहासिक। चरण सावन घुड़सवार और हाथी एक सवार नर्तक समूह, गाढ़ा लाल और सफेद रंग, कलात्मक कौशल का पतन, इस प्रकार के चित्रण मिलते हैं। चरण आठ सैनिकों का जुलूस, हाथियों घोड़ों पर सवार भालाधारी सरदार, तलवार धनुष बाणों से सुसज्जित योद्धा, आयताकार सजीले घोड़े सीमांकित एवं सफेद रंग से भरे हुए। चरण नौ ज्यामितीय मानव चित्र, डिजाइन, परिचित धार्मिक प्रतीक और अभिलेख, इस प्रकार के चित्र मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को इग्नू के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खासकर अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि मैं ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा। थैंक्स, बाय बाय।